तो आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड और आज मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही दिखेगी, लेकिन एक सेक्टर जो लाइमलाइट में आया वो है फार्मा। अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स भी देख लेंगे तब भी फार्मा के, एफएनओ के टॉप गेनर्स भी देख लेंगे तब भी फार्मा के ही दिखाई देंगे। और कुछ आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो इम्पैक्ट डाल रही है इस समय। डोमेस्टिक यूज तो थोड़े कमजोर है, लेकिन ये बड़ी खबर जो आपने एसएनपी की बताई वो इम्पैक्ट डाल सकती है वर्ल्ड मार्केट्स में। हाँ, उसका इम्पैक्ट रखा है, हो सकता है, क्योंकि आप देखिए ना रेटिंग AAA से घटाकर A+ की है। वैसे थोड़ी गलती हुई थी बताने में, मैं वापस करेक्ट कर दूं कि चीन की रेटिंग को घटाया गया, आउटलुक हालांकि स्टेबल रखा गया, वो जस का तस है जो हमने आपके सामने बात रखी थी, लेकिन रेटिंग को थोड़ा कम कर दिया गया है। ये रेटिंग अब AAA से घटाकर A+ की गई है। और चीन की रेटिंग किसी भी तरह का कोई बदलाव अगर होता है ना, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेटल की खपत करने वाला और मेटल्स को प्रोड्यूस करने वाला है, और ये वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसकी रेटिंग में किसी तरह का कोई बदलाव ये अपने आप में बहुत अहम होता है। हालांकि आउटलुक को स्टेबल रखा गया लेकिन रेटिंग को घटा दिया गया है। ये बाजार के लिए एक बड़ा कारण या ग्लोबल चिंता का कारण भी बन सकता है कि चाइना जैसा देश जो एशिया मार्केट में भी बड़ी पैठ रखता है और ग्लोबल मार्केट में भी जिसकी काफ़ी अहमियत है, इसकी रेटिंग के अंदर अगर बदलाव होता है, स्पेशली मेटल्स पे बहुत फर्क पड़ेगा, फाइनेंस के कुछ शेयर्स पे फर्क पड़ सकता है, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंपनीज वाले पे फर्क पड़ सकता है। ये 3-4 ऐसे सेगमेंट होंगे, प्रोमिनेंट सेगमेंट, जहाँ पे चाइना का काफ़ी दबदबा है। अगर इन सेगमेंट में, हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी आएगी, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी है उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में अब 102 में काउंट होगा। और ये हाथों हाथ ही खबरें भी आ सकती है कि हो सकता है अपनी करेंसी को वापस वो डिवैल्यूएट करें। उन्होंने पहले ही बार ऐसे किया था, हो सकता है कुछ और कदम उठाएं, वो इंफ्रा पे स्पेंडिंग को बढ़ा दें, कुछ रिलैक्सेशन दें टैक्सेस के अंदर। ये अगर रेटिंग कभी भी कम होती है तो चाइना इस मामले में बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। अच्छा, लेकिन ये दूसरी रेटिंग एजेंसी जिसने डाउनग्रेड किया, और ये भी बता दूं आपको कि मई में एक और रिपोर्ट आई थी, वो थी मूडीज की। मूडीज ने भी रेटिंग घटा दी थी चाइना की, और उसमें जो रेटिंग घटी थी वो AA3 से घटकर A1 कर दी थी। जो उन्होंने कंसर्न्स बताए थे ना, वो डेट कंसर्न्स थे, बहुत ज्यादा डेट है इकोनॉमी के ऊपर, उससे निपटना सरकार के लिए चैलेंज है, उसके चलते रेटिंग यहाँ पर घटाई गई थी मूडीज की ओर से। और अब S&P ने भी रेटिंग घटाई है। दोनों ने आउटलुक स्टेबल रखा हुआ है कंट्री के ऊपर। ठीक है, आउटलुक स्टेबल है, लेकिन रेटिंग घटाना एक बात तो खैर है। नताशा शंकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यस सिक्योरिटी से। राजेश सतपुते हैं जिनसे हम डेरिवेटिव समझेंगे, और सुमित बगाड़िया से हम टेक्निकली समझेंगे कि बाजार इस समय क्या है। नताशा, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट खबर है ये तो, जो रेटिंग घटाने की बात है चाइना की तरफ से। और ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना का रोल कितना है। भले ठीक है, हमारा कई मामलों में दुश्मन है, कॉम्पिटिटर भी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस वर्ल्ड मार्केट में कम नहीं की जा सकती है, इसकी रेटिंग को कम से कम। एब्सोल्युटली, इनका इस रेटिंग के कट की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में देयर कुड बी एन इम्पैक्ट। लेकिन अगर आप इंडिया के नज़रिए से देखिए तो एज फार एज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स आर कंसर्न्ड, इट मेक्स इंडिया लुक इवन बेटर, क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो लार्जली डोमेस्टिक फेसिंग है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकवरी इन द इकोनॉमी, ड्रिवन बाय रिफॉर्म्स, ड्रिवन बाय लोअर इंटरेस्ट रेट्स एज वेल एज लोअर इन्फ्लेशन। इनका बेनिफिट डेफिनेटली मिलना चाहिए। मेटल्स एक काउंटर है जिसमें कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, गिवन द फैक्ट दैट चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इट। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मार्केट्स में देखिए तो स्पेशली फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम देयर हैज बीन अ रिकवरी इन डिमांड, albeit at a slower pace। तो धीरे धीरे जो ये नी जर्क रिएक्शन अगर आता है किसी भी तरह का, तो हमारा यही मानना है कि गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द मार्केट शुड बाउंस बैक क्वाइट क्विकली। ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेटिंग एजेंसीज कई देशों की रेटिंग्स में हेरफेर कर रही हैं। जैसे कल OECD की तरफ से भी बयान आया कि उन्होंने भी भारत की रेटिंग को लेकर कुछ चिंता जताई है। आपको पता है पिछले 48 घंटे के अंदर 2 अहम बैठक हो चुकी हैं। वित्त मंत्री तक का ये बयान आ गया, वो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं स्टिमुलस को लेकर। अगर ये बातें सारी ठीक हैं तो ये अपने आप में एक बात है जिसको हम लगातार आपके सामने हम रखेंगे और कोशिश करते हैं। अभी OECD की जो हेड हैं जिन इकोनॉमिक डेस्क की, उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये मामला अपने आप में काफ़ी है। दोनों देश, भारत और चाइना, दोनों की रेटिंग को लेकर अब कुछ ना कुछ बयान आए हैं, और ये ऐसे समय में आ रहे हैं जब आप ऑल टाइम हाई पे हैं, जब अमेरिकन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, जब आपके पास लिक्विडिटी तो है लेकिन आपका मार्केट और आपके इकोनॉमिकल डाटा दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यूएस के अंदर भी कल फेड की बैठक से दिखा, और आज ये चाइना को लेकर जो खबर आई है ये भी इंपॉर्टेंट है। खैर, मार्केट के अंदर आज फार्मा चल रहा है। सुमित, ये फार्मा के अंदर ही हमको पोजीशन आज रखनी है तो कौन से शेयर ढूंढे? आज तो 10 में से 8 शेयर फार्मा के ही दिख रहे हैं।
हाँ, बाजार में गुड आफ्टरनून डिम्पी। बाजार में जब भी गिरावट आती है तब फार्मा ही मलम लगाता है। आई थिंक अभी इमीडिएटली देखेंगे तो फार्मा के अंदर लास्ट 2 दिनों में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आज हमें शुरुआत से ही पहला जो सेक्टर है वो फार्मा में ही मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक इमीडिएटली फार्मा स्टॉक्स के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे फिर वो सन फार्मा हो, लुपिन हो, ओरो फार्मा हो, डॉक्टर रेडी हो, सिप्ला हो। प्रेजेंट लेवल्स पे लुपिन अच्छा दिख रहा है। लुपिन के अंदर ऐसा लगता है यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 1080 1100 तक के लेवल्स लुपिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग अगर 1030 के ऊपर आती है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करना चाहिए और प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय करके भी चला जा सकता है। ल्यूपिन आज हमें 2 एनालिस्ट ने हमको बताया भी था कि जिसपे आप एक बार ट्रेड भी ले सकते हैं और तीनों के तीनों एनालिस्ट, थोड़ी देर पहले राजेश भी थे हमारे साथ, चंदन भी थे, उन्होंने भी हमसे कहा था कि हाँ एक बार आप ल्यूपिन पे ध्यान रख सकते हैं। तो ल्यूपिन होगा, इस पर ध्यान रखना होगा। अभी हम आपसे बात कर रहे थे ना कि OECD ने एक चिंता जताई है, ये कह रहे हैं कि भारत की रेटिंग थोड़ी कम हो सकती है। उस पर बातचीत करने के लिए इसबेला जोमार्ड मेरे साथ जुड़ी हैं, सीधा फ्रांस से हैं। इसबेला, गुड मॉर्निंग टू यू। Do you believe Indian stock market or the Indian economy is now in a deep trouble? What are the reason behind it? What is your calculation? Why you are thinking that Indian GDP is in the deep trouble? The OECD doesn't believe that India is in a big trouble. We have true revised down our projection for India from 7.3 in fiscal year 2017-18 to 6.7. But this is not, we should still recognize that India is growing almost twice as fast as the world. And in 2018, it will become, again, the fastest growing G20 economy. And we have revised our projection because we have recognized that demonetization first, and then the implementation of the goods and service tax have hit the economy more than we initially expected. So, Isbela, what are the reasons regarding the cut in the GDP projection? As I said, if you look at the data that has been published recently, the national account data, then you quickly realize that growth has fell sharply since the last months of 2016. And if you look at the data for April to June this year, GDP grows to that only 5.7%. So if you take into account the carryover effect, this is basically what is reflected in our new projection. But then for the next quarters, we do believe that there will be a revival in growth in India, gradually back to 7%. Isabel, according to your report, the GST implementation is positive for long term. By how much time can we see the positive impact of GST on Indian economy? Well, it's very difficult to say because, it's structural reform may be disruptive, and this is what we are looking at now currently in India. But it seems that even if you look at firms survey, they do believe that this disruption will be only a short-term effect. What we are currently in our projection is that the effect will gradually phase out by the end of the year. Isbela, do you believe that government is going to take more steps regarding the reform process because there is an election going to be happen in 2019? I think the government has already taken quite a lot of reform, and something which is more difficult to see is that it has also created a framework for the states to be more reformist. The new approach to federalism, namely the approach to competitive and cooperative federalism, is providing really a new impetus for reform. And what you can see is that many states are modernizing their regulation and administrative procedures. So we remain positive about the pace of reform, even though there will be election coming in at the general government level. Isabel, there is a strong possibility now that US will have a rate hike in near term. Will that impact Indian economy? I didn't understand well. Okay. Excuse me? Okay.
So Isabella, one more question. Do you believe the Indian banking system is more comfortable? The government, whatever the government is doing, is more than sufficient to improve the situation of the NPAs? Because banking is very important for the Indian economy as such. This is true, and this has created uncertainty. But there has been many reforms implemented, and you need time for them to fully be effective. In particular, we do believe, for instance, that the bankruptcy law, which has been reformed, will serve as an improvement for the medium and long term. That being said, it is true that public banks are still in trouble, and probably bank recapitalization is needed, and the government will probably do something. Okay, thanks Isabel, thanks for giving your precious time to Zee Business and talking to us. तो साफ तौर पर OECD ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो है उसको घटाया। 2017-18 के लिए जीडीपी का अनुमान को रिवाइज किया गया है। अनुमान 7.3% से घटाकर 6.7% कर दिया गया है। लेकिन सरकार का रिफॉर्म प्रक्रिया पे अभी फोकस है। अगली तिमाही में कुछ प्रदर्शन जो वो सुधरता हुआ दिखेगा। ये नियर टर्म में जो इम्पैक्ट पड़ गया ना, ये जीएसटी का था, साथ साथ नोटबंदी का था जो गिनवाया गया है इस रिपोर्ट में। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कितनी जल्दी उभर पाती है अर्थव्यवस्था ऐसे। देखिए, एक चीज उन्होंने भी बड़ी नोटिस की है, वो है क्वार्टरली नंबर्स, उनकी परफॉर्मेंस। ये जो भी इकोनॉमी पॉलिसीज हो रही हैं उसके नंबर्स पे रिएक्शन आना चाहिए। ये इंडियन एनालिस्ट भी बिलीव करते हैं और ये फॉरेन एनालिस्ट भी बिलीव करते हैं कि आपको नंबर्स में कुछ ना कुछ दिखाना होगा। क्वार्टर 2, क्वार्टर 1 के जो नंबर्स आने वाले टाइम में और होंगे, इस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना होगा। हालांकि तो फेस्टिवल सीजन है, उसी लिहाज से हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, चलेंगे आगे। अब मैं इसी पे आ रहा हूँ एक बार नताशा आपके पास वापस। अभी जो इस्बेला कह रही थी कि उनको डीप ट्रबल तो खैर नहीं दिखता इंडियन मार्केट्स में, हाँ, लेकिन उनको ये लगता है कि सरकार को थोड़ा और काम करना पड़ सकता है। वो नंबर्स की भी वेट करेंगी। आप भी नंबर की वेट करेंगे क्या? क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे आते हैं? Quarter 2 में we don't think that there will be much of a pressure, especially on a QOQ basis as well as on a YOY basis. हम लोगों का यही मानना है कि there should be an improvement, in fact a sizable improvement from the consumption side. Can the government take more measures? Probably yes. लेकिन जितने measures अभी तक लिए हैं उनका भी benefit economy में दिख रहा है. There is a knee-jerk reaction that has happened post demonetization as well as introduction of GST. लेकिन धीरे-धीरे that should also stabilize and the economy should start trending upwards. चलिए, लेकिन एक और मुद्दा है, वो है रुपए का। रुपए की चाल डॉलर के टर्म्स में बिगड़ी है। रुपया अब 2 महीने के निचले स्तर पे है डॉलर के मुकाबले। और आईटी स्टॉक्स एक बार देखिए, जिसमें टीसीएस प्रोमिनेंटली ये एक्टिव हुआ है आज के सत्र में, और दूसरा है टेक महिंद्रा, जिसमें आज लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सुमित, इन दोनों स्टॉक्स पे राय दीजिए, और क्या आईटी स्टॉक्स पे बेट लगाई जा सकती है? आईटी स्टॉक्स पे बिल्कुल बेट लगाई जा सकती है। आज के दिन में हमने मोस्टली आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव देखा है, जिसके अंदर मुझे अभी टेक महिंद्रा सबसे अच्छा दिख रहा है। टेक महिंद्रा अभी 456 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा लगता है प्रेजेंट लेवल से टेक महिंद्रा के अंदर और भी तेजी देखने को मिलेगी और हमें ऊपर में 470 से 475 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा में एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह भी रहेगी और ऊपर में 10 से 15 रुपए के इमीडिएट टारगेट मान के चले। शायद हो सकता है कि इस बार ये रैली बड़ा मूव दिखाए और 500 रुपए तक का लेवल्स हमको टेक महिंद्रा के अंदर देखने को मिले। आई थिंक आईटी स्टॉक्स के अंदर टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये स्टॉक्स में बाइंग करके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, आज कुछ और स्टॉक्स भी चल रहे हैं मार्केट में, जिसमें एक आरकॉम के अंदर वापस मूव है। हालांकि आरकॉम की दिक्कतें तो हैं, आपको पता ही है। राजेश, ये जरा आरकॉम आप देखेंगे क्या? इसमें कहीं कोई पुल बैक अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या इसको रखें या फिर अभी छोड़ दें? क्योंकि इनको जवाब देना है 30 तारीख तक, इनके पास समय है, जिसमें इनको कुछ अपने डेट की कंडीशंस को भी बताना है। असेट सेल कैसे हो रहे हैं ये बात भी आगे होगी। एनसीएलटी के अंदर इलेक्शन ऑलरेडी जा चुका है, थोड़ी क्लैरिटी वहाँ से भी चाहिए होगी। तो आरकॉम में सभी मुश्किलों में तो है, पुल बैक मिलेगा तो हम प्लस करेंगे। देखिए डिम्पी, मैं आरकॉम को इस तरह से देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा काउंटर है कि जो न्यूज़ बेस है, कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमको टेक्निकली इतना तो पता है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। लेकिन ऐसा हमने ये भी देखा है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी के में होने के बावजूद काउंटर्स परफॉर्म नहीं करते। तो आरकॉम अगर प्योरली टेक्निकली देखें तो फ्रॉम करंट लेवल तो 18 के आसपास का इसका इमीडिएट सपोर्ट है, 21 इस करंट प्राइस। एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस दिखता है वो रफली है 23.50 का। सो लेट मी पुट इट दिस वे, अगर 2350 के ऊपर आरकॉम चला जाता है तो फिर वहां से एक शॉर्ट कमिंग रैली आएगी और जो इसको एक बार के लिए 26 एंड 30 तक पुश करेगी। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट है।
अच्छा, मार्केट पे रिकवरी है और ये हरे निशान में अब सेंसेक्स लौट आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक माना जाएगा। और एक स्टॉक लीड करे वो है HDFC, जो दिन के उच्चतम स्तर पे मार्केट से भी लोअर लेवल से पुल बैक है। सुमित एक बार फटाफट से चार्ट्स देके बताइए सर, जिन्होंने भी आज प्लस कर लिया पोजीशन वो होल्ड करें क्या निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे? रजत एक बार रिपीट कीजिए, क्या पूछा आपने? निफ्टी और साथ साथ निफ्टी बैंक से। सबसे पहले तो आप निफ्टी बताइए, क्योंकि दिन के एक जो रिकवरी मिली आज लोअर लेवल से लगभग 75-80 पॉइंट्स की रिकवरी हो चुकी है। अगर ट्रेड के इन्होंने पॉजिटिव साइड पे लिया हो तो होल्ड कर सकते हैं? यस बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाने के बाद आज एक वापस से रिकवरी देखने को मिली और लो लेवल से हमें बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला है। आई थिंक इमीडिएटली निफ्टी के लिए 10,140-150 के फाइनल लेवल्स है, उसके ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो हमें वापस से बाइंग देखने को मिलेगी। आई थिंक थोड़ा सा देर और वेट कर ले, 10,140, 10,150 ये लेवल टूटने के बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 10,200 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी की रेंज बनी हुई है 10,000, 10,050 नीचे में और ऊपर में 10,150, 10,200। तो जब भी ऐसी कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करके ही काम करना है। अभी इमीडिएटली अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है तो 10,140, 10,150 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश तेजी उसके बाद ही देखने को मिलेगी हमको। नो डाउट आज मार्केट ने रिकवरी जो दिखाई है लास्ट एक घंटे में एंटिसिपेटेड था, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कुछ न कुछ बड़ा मूव मिलेगा। बाजार ने अपने जितनी भी गिरावट है उसको आज कैप किया। कल देर रात जो फैसला आया फेड का, उसके बाद से हमको थोड़ा निराशा हो गई थी कि अब ग्लोबल मार्केट में क्या इंस्टीट्यूशनल वापस भारत की तरफ आएंगे क्या नहीं आएंगे। आज इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमको काफ़ी दबाव देखने को मिला और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इसके अंदर एक स्मार्ट मूव दिखा। पहले सिर्फ फार्मा शेयर्स चल रहे थे, अब फार्मा के अलावा कुछ आईटी कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। निचले स्तरों से वापस कुछ बैंक स्टॉक्स भी ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी हमको आती हुई दिखी है। 75 पॉइंट्स, करीब 75 अंकों का सुधार हुआ है निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स में भी करीब 250 अंक से ज़्यादा का सुधार हुआ है। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन सभी के अंदर एक अच्छा मूव है। आईटी के अंदर एक अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चाइना से जो खबर आई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। S&P ने चाइना की रेटिंग को गिरा दिया है। ये चाइना और इंडिया इस मामले में भी खैर आपस में हो सकता है कोरिलेट भी करेगा। अगर चाइना वीक होता है तो शायद इंडिया इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा प्ले करता हुआ दिख सकता है। मेरे साथ मिस्टर अनंत जुड़े हैं, मिस्टर अनंत नागेश्वरम जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। हाय अनंत, मॉर्निंग। Do you believe that the S&P cut the rating of China? This is something which is good for India and bad for the China? Yeah, something for the picture here. And secondly, Anita, are you getting my voice? ठीक है, शायद भी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन वापस उनसे जुड़ेंगे क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और यहाँ पे इंप्रूवमेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। हालांकि ये अपने आप में टेक्निकल पैटर्न हो सकता है, पुल बैक है, इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं आएगा। तो एक बार वापस बात करने की कोशिश कर रहे थे। अनंता, आर यू गेटिंग माय वॉइस राइट नाउ? I'm able to hear you. Are you able to hear me? Okay. My question is, S&P recently cut the rating of China. Do you believe this is something big for the Indian economy? No, I don't think it has got much relevance for the Indian economy in some sense, because what S&P has done is to follow what Moody's did some time ago. And if you also look at the entire S&P press release, they are trying to cushion their rating downgrade with a lot of positive comments about the future outlook for China. In fact, if anything, the press release seems to talk more positively about the China's ongoing future fiscal performance, making you wonder as to why S&P did the downgrade. So I'm not sure that the markets would be very nervous about this. And I don't think it has got particular relevance to India. It is not going to ensure that investors desert China and then embrace India on account of this. That I don't think is likely to happen. Anta, do you believe this cut in the rating of China, because China is in a market which is a big consumer of metals and a big producer of a metal, so there is going to be impact in the metal industry as such? As I mentioned earlier, I think this is something that's already well known, that their underlying fiscal fundamentals are somewhat on the weaker side. And in August, the International Monetary Fund came out with its annual Article 4 assessment of the Chinese economy, and they have clearly said that China's true fiscal deficit and true government debt
are actually much higher than what is currently officially projected. And more importantly, IMF also said that these numbers have worsened quite considerably since 2016. And their outlook until 2022 from the IMF is actually a rather persistently high double-digit fiscal deficit to GDP ratio from China, according to their calculations, and also a government debt which is quite high, much higher than India's. So all this is well known. So and that is the reason why Moody's downgraded them a few months ago, and S&P is merely following suit. I can't really see this having a big impact on the metals market or any other market for that matter, because the problems with China's debt is now not new information. अनंत, ये तो है ग्लोबल मार्केट्स के बाद, लेकिन इंडियन मार्केट्स पे भी अपने कुछ कंसर्न है, खासतौर से डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर। और आप ही की स्टेटमेंट थी कि इंडियन इकोनॉमी इज इन नो मैन्स लैंड, कि अभी भी उस पर बरकरार रखे हुए हैं आप। ये कंसर्न्स जो हो रहे हैं, ये कब तक फेड आउट होते हुए नजर आएंगे सर? I'm not sure I really understand your question in Hindi, but I think I understand. So, yes, the Indian economy itself is in a spot of bother, and I think the growth mix is not healthy. It is driven by private consumption and also by government expenditure. At the same time, credit growth is, to the industry especially, is probably either close to zero or even negative. And more importantly, even without the economy being quite strong, the current account deficit has widened to 2.4% of GDP on the back of non-oil and non-gold imports. And right now, there is more talk of fiscal and monetary stimulus, but I'm not so sure that the stimulus that India needs is not so much monetary or fiscal, but for the government to recognize that some of its actions, even though long-term desirable, have actually increased short-term economic uncertainties, and also some of the promises it made in the last few years' budgets, it has not delivered on them. For example, on the corporate tax rate simplification and reduction, etc. So it needs to acknowledge that it has got an anti-big business bias in its policies, and it needs to walk its talk on many of the budget promises made in the last few years. That is what will get the economy going in India. ठीक है अंदर, शुक्रिया, आज आपने समय दिया इसी से बातचीत की, दोनों मुद्दों पे हमको बात समझाई आपने। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फार्मा के अलावा जिन शेयर्स की मैं बात बोल रहा था जहाँ पे एक स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप देखें एडलवाइस, ये करीब 2.5% अभी ऊपर है। एक और शेयर आपके सामने रखता हूँ मैं, वो है डेल्टा कॉप, ये ऑलमोस्ट 5.5% की मूव में। खैर, बॉम्बे डाइन को तो हम रोज ही बोलते हैं, अब तो आदत सी हो गया कि आप बॉम्बे डाइन को आंख बंद करके बोलेंगे तब भी आपको 5% का सर्किट दिख ही जाएगा। इसके अलावा एक और शेयर आपको बताता हूँ जो कि नॉन फार्मा है। वैसे आज ज़्यादातर फार्मा शेयर चल रहे हैं, कि जो नॉन फार्मा है उसमें एक फ्यूचर रिटेल का शेयर भी है, ये भी 2-2.5% ऊपर है। NBCC पे खबर थी, ये भी आज डे हाई पे ही काम कर रहा है। तो फार्मा के अलावा कुछ एक और शेयर, मेरे को लगा होटल स्टॉक्स बोलेंगे, क्योंकि जब बाजार बंद हो रहा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर होटल स्टॉक्स हो सकता है कि अट्रैक्टिव हो जाए, और आज बेट लग रही है ताज जीवी की। डेल्टा कॉप भी आपने बता दिया, एक्जैक्टली बिजनेस पे नहीं, लेकिन फिर भी उसमें भी तेजी बनी है। और अभी वाइसरॉय होटल्स देखिए, वो डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है। तो आज कोई पॉकेट जो चली है वो है होटल इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम फार्मा स्टॉक्स, जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। निताशा, आपका व्यू क्या है होटल इंडस्ट्री पे? ये फेस्टिवल कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो होटल्स को टिपिकली हम ज़्यादा काउंट करते नहीं हैं, लेकिन ये अपने आप में री रेटिंग वाला सेक्टर तो बन रहा है। ITDC की कल खबर आई थी, आज फिर 10% ऊपर रहा ये। तो और कुछ जो होटल कंपनीज हैं उनको भी आप रेट ठीक कर रहे हैं क्या आज? मतलब रेटिंग ठीक है उनकी? नो, नॉट रियली। हम लोग ये सेक्टर अभी अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो इस सेक्टर में है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन नेचर है। जब तक एक साइजेबल रिकवरी नहीं देखने को मिलती, वी वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। ठीक है, नताशा की क्या कवरेज तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले ताज जीवी के जब मोमेंटम आया था ना, तो हमने राजेश से ही पूछा था। राजेश कह रहे थे कि बार इसको ध्यान में रखा जा सकता है। राजेश, ये 11.5-12% हो गया, अभी ये 14% तक होके आया था। आप कह रहे थे कि हाँ रखिए प्रॉफिट होगा। ये जिनको प्रॉफिट हो चुका है, 2 बजे के आसपास चला था, जिनको हो चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इक्वल है, तो अगर यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे और कल आधा जो बचा कुचा रहेगा उसको बुक करे। द रीजन इज इसमें वॉल्यूम है, और सबसे बड़ी बात है इसमें एक फॉलोअप बाइंग आने की एक प्रोबेबिलिटी है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न। तो अगर मेरे पास रहता तो डेफिनेटली मैं पार्शियल प्रॉफिट कर लेता, 50% बुक करता। अगर कल मुझे 180 प्लस का भाव मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कल पोजीशन जो है उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अच्छा सुमित, आप ये देखिए, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 172 पे पहुंच गया, TFCIL। ये यहाँ से और तेज हो सकता है क्या टूरिज्म फाइनेंस का स्टॉक?
बिल्कुल हो सकता है। स्टॉक ने पिछले 10 से 15 दिनों में एक वन वे तेजी दिखाई है। स्टॉक अभी भी तेजी के स्ट्रक्चर में ही है। सिर्फ प्रॉब्लम एक यही है कि ये ओवरबॉट हो चुका है थोड़ा सा, और यहाँ से शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। इसके लिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, बट एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को अभी भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक्स ओवरबॉट होते हुए भी और तेजी दिखाते हैं, तो शायद इसका केस भी ऐसा हो सकता है। तो TFCIL को एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब करीब 162 163 के आसपास लगाना होगा, और ऊपर में यहां से इमीडिएटली अगर ये रैली एक्सटेंड होती है तो हमें 180 से 185 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक शेयर आप देखिए FDC लिमिटेड, ये शेयर भी थोड़ा मोमेंटम में है इस समय। सुमित आप ही जरा इसका चार्ट देखिए, FDC लिमिटेड ये शेयर कैसे चाहे, आपको लग रहा है कि BTST किया जा सकता है? सॉरी डिम्पी, ये स्टॉक के ऊपर मैं राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दो शेयर मैं अच्छा आपके सामने और रखता हूं, जरा आप उस पर भी देखिएगा उनके अंदर कितना मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक ITI, ये तो सर्किट पे आज चला गया। अब सरकार के पास ना विनिवेश का आज है एजेंडा, ये सर्किट पे है, खैर आज में ट्रेड नहीं हो पाएगा अब। लेकिन MMTC को एक बार आप देखिए, अभी अभी वित्त मंत्री ने थोड़ी देर पहले ही बयान दिया था कि वो विनिवेश के टारगेट को रोबस्ट रखना चाहते हैं और कुछ और फंड्स भी जुटाएंगे। MMTC एक ड्रेजिंग कॉर्प को भी एक बार आप देख सकते हैं। इन दोनों शेयर्स पे आपकी राय चाहिए। ये स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है कि हमको इनमें रहना है, क्योंकि सरकार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है इन दोनों के रिगार्डिंग। यस बिल्कुल, न्यूज से रिलेटेड MMTC के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो लास्ट 8 से 10 दिनों में स्टॉक ने वैसे भी तेजी का मूव दिखाया है। कल भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी, बस ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि 65 के आसपास इसका सेलिंग जोन है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक 62-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है MMTC। ये यहां से ऊपर में 65 रुपए तक का तो लेवल दिखाना चाहिए, और अगर इस बार अगर 65 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें 70 प्लस के लेवल्स कन्विंसिंगली इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट 64 से 65 रुपए के आसपास है MMTC का। एक बार ये लेवल्स टूटेंगे तो हमें कम से कम 8 से 10% की तेजी आने वाले कुछ ही हफ्तों के स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ आपने ड्रेजिंग के ऊपर पूछा, ड्रेजिंग में अब तक हमको प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है, बट स्टॉक लोअर लेवल से रिकवरी जरूर दिखा रहा है। 575 इसका लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। 620 622 के लेवल्स अगर इसके अंदर ब्रेक होते हैं और विथ वॉल्यूम्स अगर ये मूव हमको देखने को मिला तो ड्रेजिंग के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 620 622 इसका हर्डल है, वो ब्रेक होने के बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड करें। 575 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय भी बनेगा। 620 622 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद तो 10 से 12% की तेजी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है नताशा, हम कुछ ट्रेडिंग कॉल्स तो समझ रहे हैं, सुमित भी हमको बता रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, राजेश से भी हम समझ रहे हैं डेरिवेटिव्स। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे को अगले 2 साल के लिए बाजार में पैसा लगाना है, मेरे पास करीब 5 लाख रुपया है। मेरे पास एक थीम है जो कि ऑटो को लेकर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर एक थीम है। इस थीम पे मैं 5 लाख रुपए लगा दूं, इस थीम पे मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे को 2 साल के अंदर 20% से ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो किन शेयर से मिलेगा? अगर आपको पूरा विश्वास है कि इंडियन इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेंड में है तो डेफिनेटली लगाइए। हम लोग का यही मानना है कि कंजम्पशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज। इनफैक्ट कंजम्पशन रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो मार्केट को इवन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आउट परफॉर्म करने चाहिए। विद इन द स्पेस ऑटोज एंड ऑटोज, FMCG, रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वुड बी आवर टॉप पिक्स। रिटेल में आपने अभी नाम लिया फ्यूचर रिटेल का, दैट इज अ टॉपिक फॉर अस विद इन दैट स्पेस। इन दी ऑन द ऑटो साइड, अगर आप ऑटो एंसिलरीज देखें तो मदरसन सुमी है, एंड ऑटोज में पैसेंजर व्हीकल्स मारुति सुजुकी वुड बी आवर टॉप पिक। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में यू कैन डेफिनेटली टेक अ लुक एट कंपनीज लाइक V-Guard Industries or even Voltas for that matter. FMCG में the mid-cap players look much more attractive to us. Players like Marico, Dabur, Britannia, they can definitely be looked at by the long-term investors. ठीक है, ये आपको कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स पे नजर रख के चल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फिनमेन की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आई कि सरकारी खर्च को जो है उसमें कटौती करने के पक्ष में वो नहीं है। निजी निवेश में कमी से ग्रोथ को सहारा अभी नहीं मिल रहा है और निजी पार्टिसिपेशन की जरूरत पक्ष में वो नहीं है। निजी निवेश में कमी से ग्रोथ को सहारा अभी नहीं मिल रहा है और निजी पार्टिसिपेशन की जरूरत जो है वो अर्थव्यवस्था को इसमें बहुत ज्यादा है। जनवरी के बाद ही अतिरिक्त कर्ज लेने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके के अभी जो स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, आज सुबह भी उन्होंने बोला था कि जहां जहां जरूरत होगी वहां पे निजीकरण होगा, जहां जहां जरूरत होगी वहां पे विनिवेश होगा। विनिवेश को लेकर उन्होंने कहा कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, तो हो सकता है फैसला कुछ एक दिनों में
कुछ मार्केट की कंडीशंस को देख के लिया जाए, लेकिन सरकार के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। 2019 में चुनाव हैं, फिर आप आधिकारिक सूचनाएं आने लगती हैं, उसके बाद आप चुनाव आयोग अपना काम करने लगता है। तो 1-1.5 साल के अंदर आप समझे कि सरकार कम से कम सरकारी पॉलिसी के हिसाब से इस पूरे पक्ष पे पूरा ध्यान देखना चाहेगा। चलिए, लेकिन जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जीएसटीएन में दिक्कतों को जल्द सुलझाया जाएगा। ये पहली बार जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने। प्रकाश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो की है सौरभ मंचंदा ने की है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप हमें ये बता सकें, ये जिस तरह से बीते 80 डेज हो रहे हैं, उसका आप ओपनिंग कमेंट में किस तरह का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, जो अनुभव रहा है? ये अपने आप में देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में शामिल रहा है, लेकिन इसको लेकर कई तरह के इश्यूज भी रहे हैं, खासकर जीएसटीएन को लेकर काफ़ी हमने देखा है शिकायतें कारोबारियों की तरफ से की गई हैं। तो आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए, इतना बड़ा सिस्टम जब बनता है तो स्पेशली खासकर आईटी सिस्टम्स, इसके बावजूद कि हम उसमें हर तरह के टेस्ट करते हैं, हमने बीटा टेस्ट भी किया, तो कुछ न कुछ कमियां आती हैं, लाजमी है। बट हमारा ये था कि हम उसको कितनी जल्दी उसको ठीक करें और उसको वापस ट्रैक पर लाएं। जैसा कि जुलाई मंथ की जहाँ तक रिटर्न की फाइल है 3B की, 78% लोगों ने रिटर्न फाइल किया है अभी तक उसका, विच कंपेयर्स मच बेटर दैन व्हाट इट यूज्ड टू बी ड्यूरिंग वैट एंड अदर प्रीवियस रिजीम इनडायरेक्ट टैक्सेस में। उसी तरह से जो अगस्त की रिटर्न है जो कि कल ख़त्म हुई, कल हमारे वेब पोर्टल पे 13.78 लाख रिटर्न्स फाइल हुए एक दिन में। ये बड़ा इंप्रेसिव आप फिगर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं लास्ट डे, जो कल लास्ट डे था जिसमें हमने अगस्त के मंथ में जीएसटीआर 3B जो फाइल होनी थी, उसमें लास्ट दिन ऑलमोस्ट 13 लाख प्लस रिटर्न्स फाइल हुई हैं एक ही दिन में। बिल्कुल सही। और उसके पहले 6.5 लाख था, उसके पहले 3 लाख था। तो इनफैक्ट तकरीबन जो 75% लोग जिन्होंने फाइल किया है वो सिर्फ 3 दिन में उन्होंने किया है, और ये एक दिन में सबसे ज़्यादा फाइल होने वाला ये है। जहाँ तक पेमेंट की बात है, 75% पेमेंट हमारे को लास्ट 2 दिन में आई है, जो टोटल पूरे इस रिटर्न पीरियड के, और अभी भी लोग फाइल कर रहे हैं, अभी पेमेंट्स आ रही हैं। तो फर्स्ट मंथ में थोड़ी हिकअप्स हुई लोगों की, उन सारी हमने उसको कोशिश की जिससे कि सारे ब्लॉक के जितने ऐसे फिक्सेस थे उसको लगाए गए, और उसका परिणाम आपको अभी इस रिटर्न फाइलिंग में। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा अगर हम देखें फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अपडेटेड कितना फिगर आ रहा है, और अगस्त में कितने कुल टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल की है? देखिए, जहाँ तक जुलाई की बात है वहाँ पे 48.5 लाख लोगों ने किया था। तो अब लोग कहते हैं कि 80,000 में से किया है तो बड़ा कम नंबर है। 80 लाख लोग जो हमारे हैं जुलाई के इसमें, उसमें से 10 लाख कंपोजिशन डीलर थे, वो नहीं फाइल करेंगे। 10 लाख लोग अगस्त में जिन्होंने रिटर्न फाइल किया था वो नहीं करेंगे जी। तो बच गए हमारे 60, तो 60 में से उसको माना जाता है। तो मतलब 60 में से ऑलमोस्ट 48 लाख ने किया, और इस बार ऑलमोस्ट अगस्त मंथ की अगर हम बात अगस्त मंथ की कल जैसे रात तक 12 बजे तक थी तो 28.5 लाख लोगों ने किया है। पिछली बार भी लास्ट डे तक 33 लाख लोगों ने किया था। तो वो नंबर फिर बढ़ता है धीरे धीरे, बाद में लोग अगले 4-5 दिनों तक भी फाइल करते हैं। क्या जब जीएसटीएन सिस्टम आ रहा था उसमें ट्रायल रन्स भी हुए थे? किस पैमाने पर हुए थे, थोड़ा बता पाएंगे आप? देखिए, ट्रायल रन हम 2-3 तरीके से करते हैं। पहला है कि सिस्टम डिज़ाइन होता है, जो हमारे डेवलपर पार्टनर है इन्फोसिस वो करते हैं जी, फिर हम करते हैं। और जी रिटर्न्स की जहाँ तक बात है, हमने इसमें करीब 3,000 टैक्स पेयर्स और कंसल्टेंट्स को लेकर के इसकी एक ट्रायल रन करी थी पहले। उसके बाद लोड टेस्टिंग की बात होती है कि कितनी लोड, तो हमने इसकी लोड टेस्टिंग अलग से करते हैं, जहाँ आर्टिफिशियली इनवॉइस जनरेट करते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं, उसको एक साथ उसमें डालने के करते हैं। जैसे GSTR1 है, 50,000 इनवॉइस पर सेकंड की हमने टेस्टिंग करी हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी कि छोटे बग्स होते हैं, ग्लिचेज होते हैं, उसकी है। जब ये 13 लाख रिटर्न 13.5 लाख फाइल किए हैं, तब भी इस तरह की कोई इशू नहीं आ रही कि हमारा सर्वर जो है स्ट्रेंड हो रहा हो या उस तरह की चीज़ है। आपको लगता है इसमें प्रॉब्लम्स जो शुरुआती दिनों में आई हैं, कारोबारियों ने जो जिन प्रॉब्लम्स को रेज किया है, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी कहा, और जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसी वजह से इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ये फॉर्म किया गया है? जी हाँ, जो लोगों की प्रॉब्लम थी, स्टेट्स की जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट ये करने के लिए जैसे कि एक टाइम बाउंड मैनर में और प्रायोरिटाइज वे में किया गया है। और ये हम अच्छा है हमारे लिए भी कि हमें कोई गाइडेंस देने के लिए, प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए सामने आया है। तो आप सुन रहे थे, इसमें जीएसटी की दिक्कतों को सरकार जल्द से जल्द दूर करना चाहती है, और ये आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार इसकी बैठक भी जल्दी कर रही है। ये अक्टूबर एंड में बैठक होनी थी जीएसटी काउंसिल की, जिसकी बैठक अब 6 अक्टूबर को डिसाइडेड है कि वो होगी। तो सरकार को ये बात है कि जीएसटी को लेकर वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और ये बात हमको अभी समझ में भी आ रही है।
आगे बढ़ते कुछ एक और स्टॉक्स देखे जरा मार्केट के अंदर। एक ओम मेटल्स आप दिखा सकते हैं, 15% ये शेयर ऊपर है। कुछ एक छोटे शेयर्स हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर जहाँ पे काफ़ी स्मार्ट मूव आया। ऑर्किड फार्मा के अंदर अभी एक खबर आई थी कि इनके एक प्लांट को क्लीन चिट मिल गया, ये सर्किट पे चला गया तभी से, उसके बाद से सर्किट ही नहीं खुला इसके अंदर। एक और शेयर देखिए आप, वो है ग्यूफिक बायो, ये करीब 8% ऊपर है। छोटी छोटी फार्मा कंपनीज के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग मूव है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक भी आप दिखा सकते हैं, ये शेयर भी करीब करीब 8% भी ऊपर आके है। अभी रजत बता रहे थे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी स्मार्ट मूव आया है, ये भी करीब 1.5% ऊपर है। ये राजेश, LIC हाउसिंग फाइनेंस फिर से थोड़ा एक्टिव हुआ है, सुस्त पड़ गया था, फिर से थोड़ा एक्टिव हुआ है। एक बार कर सकते हैं क्या इसको BTST, या रखें क्या थोड़ी पोजीशन? डिम्पी मैं बोलने ही वाला था, LIC हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा मूव आया है। बहुत कम स्टॉक्स में मूव है आज, उसमें से एक LIC फाइनेंस है। देखिए LIC फाइनेंस का जो बेस फॉर्मेशन बना है वो लगभग हमने देखा है 640-45 के आसपास का इसका बॉटम बना है। अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो है 678 का। मुझे लगता है 678 के लिए अगर ट्रेड करना है तो वन कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 650। 680 ये एक बैरियर पकड़ के चलिए फॉर दिस एक्सपायरी। अबव 680 LIC में बहुत अच्छी रैली आएगी, इट विल बी अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक्सपायरी के लिए खेलना है तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 650, टारगेट रहेगा 675 प्लस। चलिए, लेकिन अब वक्त हो चला है फाइनल बेट का। देखते हैं कौन सा ट्रेड आपको चंद मिनटों में अच्छा कमाई करा सकते हैं। अंचल बताएं कहां पर बेट लगानी होगी? आज का फ्लेवर रजत देखिए फार्मा है, उसी से एक छोटा शेयर पिक करने की कोशिश की है। मार्क्सन्स फार्मा का शेयर है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। देखिए पहले टेक्निकल रीजंस देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप इसको देखें तो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है, वो एक अच्छा ट्रिगर है। वॉल्यूम बिल्डअप अच्छा है, 2 सत्रों से लगातार अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी है। आज का भी सत्र देखिए तो औसत के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा की वॉल्यूम्स इस शेयर में ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बेस है और यहां से एक अच्छा मूव दे सकती है कंपनी। एक और अच्छी चीज थी, हाल ही में शेयर में जो गिरावट आई थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई और शेयर ने एक पूरे क्लियर कट साइंस रिकवरी के दे दिए, तो वो रिकवरी आप कैरी फॉरवर्ड जारी रहेगी। फंडामेंटल आधार पे नंबर्स अच्छे रहे, Q1 में मुनाफा 2 गुना बढ़ा, वहीं मार्जिन स्ट्रांग रहे और कंपनी पे बहुत मामूली करते हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज रहेगी इस शेयर के लिए। आज के सत्र में खरीदारी करके चलिए 49 रुपीज का टारगेट रहेगा। 47 को अगर ये ब्रीच करता है तो तेजी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए शेयर पर 46 रुपीज पे। 46 है, ठीक है, एक स्टॉप लॉस है। 47 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, 49 टारगेट है, क्योंकि 20 मिनट का ही सौदा है तो इसलिए टारगेट स्टॉप लॉस इसी रेंज के अंदर रखे हैं, 3-4 रुपये 5 रुपये के अंदर ही। ध्यान रखें 47 के खैर ऊपर आके भी ये ट्रेड करने भी लग गया है। एक दो शेयर आप देखिए, आज इंडिया बुल रियल एस्टेट करीब 5% नीचे है। ये इसकी खबर यह है कि इसकी जो फाउंडर मेंबर है कृतिका, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। पहले वो करीब 8% के आसपास की होल्डिंग थी, वो घटाकर 3.5% हो गई है। नताशा, आपका व्यू क्या है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर? जब भी प्रमोटर इस तरह की होल्डिंग को कम करता है, ये इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट काफी दिनों तक चलता है, ये चलेगा आगे? देखिए ये पर्टिकुलर कंपनी हमारे कवरेज में नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन अगर आप ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस देखिए और ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस देखिए, एटलीस्ट इन सर्टन पॉकेट्स देयर स्टिल वैल्यू अवेलेबल। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जिस तरह से गवर्नमेंट ने मूव लिया है उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सो वी वुड प्रेफर कंपनीज लाइक ग्रुप फाइनेंस एंड कैनफिन होम्स on the affordable house financing side of it, and we would still prefer companies like Godrej Properties on the real estate side of it. अच्छा, ये बात सही है। यहाँ पर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो एक्टिव भी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आप LIC हाउसिंग की बात कर रहे थे डिम्पी, और अब देखिए आप दीवान हाउसिंग, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। HDFC मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडेक्स को जो एकदम से लीडरशिप प्रोवाइड की है वो HDFC ने करी। आज निफ्टी जो बाउंस बैक कर रहा है वो HDFC बलबूते है, 1% स्टॉक पे तेजी देखने को मिल रही है। सुमित, आप कुछ ट्रैक कर रहे हैं कि ये हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं सर, दिन के उच्चतम स्तर पे आ चुके हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाय कर लेना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे, क्योंकि ये स्टॉक ने अभी तक मूव नहीं दिया और पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट लास्ट 2 से 2.5 महीनों से स्टॉक ने ऊपरी लेवल से वन वे दबाव दिखाया है। लेकिन आज इसका मूव अच्छा है, वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस यहां से कम 20 से 25 रुपए की तेजी दिखाएगा। 658 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 680 से 700 ये लेवल्स हमको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली 680 के टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए और 10 रुपए नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। राजेश जी, ये बाटा पे क्या करना चाहिए? अब तक के उच्चतम स्तर पे अब ट्रेड करना शुरू कर दिया स्टॉक ने, आज भी 2% ऊपर है, यहां से तेजी और बढ़ेगी क्या?
जस्ट अ सेकंड। देखिए, मुझे लगता है बाटा में जो रैली शुरू हुई वो लगभग हमने देखा 500 रुपए से शुरू हुई और 500 से लेके 750 तक का 740 प्लस का ये जो वन वे रैली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन आना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना है तो थोड़ा डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे दिक्कत है, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बायर के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो मुझे लगता है सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा। 730 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जो काउंटर है वो डेफिनेटली एक अच्छे रन में है, तो यहाँ से भी 3-4 टका अपसाइड में आ सकता है। सिर्फ स्टॉप लॉस लगाइए और उसे होल्ड रखें, लेकिन फ्रेश पोजीशन फिलहाल के लिए अवॉइड करें। ठीक है, एक शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका फिर BTST कॉल्स आपके सामने होंगी। वो है ग्रूव फाइनेंस। अब जरा दिखाइए, फाइनेंस की बात छिड़ी ना तो फिर एक का एक शेयर आपके सामने मिल रहे हैं। ये 2% ऊपर आ चुका है ग्रूव फाइनेंस भी, तो ये शेयर भी है जिसपे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ BTST कॉल्स देखते हैं। साक्षी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करते हैं प्रतिभा चंदानी की कॉल्स के साथ। यहाँ पर फ्यूचर रिटेल पर इनकी खरीदारी की राय है। टारगेट यहाँ पर 580 का दिया है। स्टॉप लॉस 544 के लेवल्स पर हम मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल भी 2% तक का आप मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फार्मा स्पेस आज बजिंग है और अजंता फार्मा पर इनकी BTST रिकमेंडेशन है। 1310 के ऊपर में हम टारगेट्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें थोड़ा डीप दिया है इन्होंने, 1220 के लेवल्स पर लगा सकते हैं। AK प्रभाकर से भी हमने कॉल की और उन्होंने भी बातचीत की है। फार्मा स्पेस और साथ ही IT स्पेस ये इन्हें पसंद है। टेक महिंद्रा पर खरीदारी की सलाह 468 के लेवल्स के लिए। 452 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। फिलहाल भी 0.3% तक का आप मूव है। कैडिला इन्हें पसंद है। 512 के टारगेट्स बताएं जहाँ के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। 498 के लेवल्स पर सपोर्ट हमें अपना रखना होगा। आशीष अंदानी की तरफ से भी 2 कॉल्स आई और दोनों ही BTST रिकमेंडेशन है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इनकी पसंद है। 672 पर टारगेट्स देखते हैं। 652 पर स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल सकते हैं। आखिरी कॉल जो है वो IT स्पेस के दिग्गज शेयर TCS पर है। 2560 का टारगेट उन्होंने रेकमेंड किया है। 2510 पर स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। ओके राइट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मुनाफा कल के सत्र में होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन सुमित, एक स्टॉक देखिए, ये मैं पोजिशनली पूछ रहा हूँ, कन्नौरिया केमिकल, आपको कैसा लग रहा है? केमिकल स्पेस में वैसी एक्शन है और आज इस गिरावट वाले बाजार पे, इस थके बाजार पे भी कन्नौरिया आउट परफॉर्म कर रहा है, ये और चल सकता है क्या? कन्नौरिया केमिकल थोड़ा सा और तेजी का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर हमें 95 से 99 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 5 दिनों में स्टॉक ने वैसे भी अच्छा मूव दिखाया और आज भी इसके अंदर विद वॉल्यूम के साथ मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक के अंदर बाइंग में रह सकते हैं। 87 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 95 और 99 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज जो फाइनेंस वाली कंपनीज है ना, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि रिलायंस कम्युनिकेशन की जो होम फाइनेंस कारोबार है वो कल लिस्ट होने जा रहा है। तो क्या जब वो लिस्ट होने के लिए जाता है तो उसके बाद से पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं रीरेट हो जाता है। इसलिए आप देखिए, होम फाइनेंस की ही फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो ग्रुप फाइनेंस हो, चाहे वो LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे वो दीवान हाउसिंग हो, ये सारी होम फाइनेंसिंग में ही है। और ये कल रिलायंस की जो होम फाइनेंस की लिस्टिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसकी आम है, जिसके साथ है ये, वो है रिलायंस कैपिटल, वो नहीं चल रहा, वो दिन के निचले स्तरों पर है। नताशा, आई होप का रिलायंस कैपिटल को तो ज़रूर ही कवर करती हूँ, क्योंकि ADAG में ज़्यादातर एनालिस्ट इसको कवर ज़रूर करते हैं। आपका व्यू क्या है? कल जब होम फाइनेंसिंग की लिस्टिंग हो जाएगी, अलग से अलग हो जाएगा इससे, रिलायंस कैपिटल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पोस्ट लिस्टिंग जो अभी आज की तारीख में जो जिस तरह से फॉल देखने को मिल रहा है, आई थिंक दैट इज जस्ट लार्जली रिलेटेड टू प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप ओवरऑल रिलायंस कैपिटल का पोर्टफोलियो देखिए, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि जो हाउसिंग फाइनेंस का आर्म उसका लिस्ट हो रहा है, उसका जो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है एंड पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, उसका बेनिफिट रिलायंस कैपिटल को मिलना चाहिए। लेकिन द स्टॉक हैड रन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली, सो जो आज फॉल देखने को मिल रहा है, वी जस्ट थिंक दैट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। नीचे लेवल्स पे इसको अभी भी खरीदा जा सकता है। ठीक है नताशा, 2 चीजें आपसे और कंफर्म करनी है। एक तो मैट्रिमोनियल का आज IPO, ये आज कमजोर लिस्टिंग साबित हुआ, बिल्कुल कमजोर लिस्टिंग साबित हुआ। आज ये ऑलमोस्ट डे लो पे है। एक SBI लाइफ का भी IPO है जो भी चल रहा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बेहद ठंडा है, उसको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के नंबर नहीं मिल रहे। अभी हमारे को आंकड़े पता लगे वो 25% तक ही सब्सक्राइब हुआ है। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? मैट्रिमोनियल के IPO में जो आज लिस्ट हुआ है उससे अभी थोड़ा दूर रहा जाए, हमको और सस्ता मिलेगा। और SBI लाइफ में क्या करना है? एप्लीकेशन लगाएं या सेकेंडरी मार्केट से ले लें? देखिए, डिस्पाइट ऑल द एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द प्राइमरी मार्केट्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वेदर इंस्टीट्यूशनल, रिटेल और फॉर दैट मैटर इवन HNI,
वो वैल्यूएशंस को और फंडामेंटल्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप इंश्योरेंस में देखिए तो द सेक्टर इज राइप एंड पॉइज्ड फॉर अ ग्रोथ, लेकिन अगर वैल्यूएशंस किसी भी तरह से एक्सपेंसिव है और जो भी ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, देन इन्वेस्टर्स प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। Similar was the case for Matrimony, despite the fact कि कंपनी में growth prospects हैं, but largely it was already priced in at the valuations at which it came out, and this is our opinion on it. तो जब तक थोड़ा करेक्शन और नहीं देखने को मिलता, we would prefer not to go ahead with it. There are other primary issues which are on the anvil, and probably अगर उनमें correct valuations आते हैं या attractive valuations आते हैं तो उसको देखना better रहेगा। इनफैक्ट एक शेयर है जेपी एसोसिएट्स, देखिए कल के मार्केट में भी एक्टिव हुआ था लोअर लेवल से, और आज भी गिरते मार्केट में जेपी एसोसिएट्स के स्टॉक में तेजी है। डेरिवेटिव मार्केट में आउट परफॉर्म करने लग गया, 3.5% के रिटर्न जनरेट कर दिए स्टॉक ने, और खरीदारी अभी भी बढ़ी है। पिछले कुछ 1 घंटे के आसपास यहाँ पर खरीदारी और बढ़ती हुई नजर आई। एक बार राजेश जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि निवेशक ना फंस गए हैं इस बार इस स्टॉक में। 29 का लेवल छूने के बाद एक तरफा बिकवाली देखने को मिली थी और अब लोअर लेवल से खरीदारी है, 4.5% ऊपर आ चुका है। जेपी एसोसिएट्स पे आपकी क्या कॉल होगी सर? देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि जेपी एसोसिएट फंस गए, फंसाने वाला ही काउंटर है। 28-30 के आसपास डेफिनेटली यहाँ पे बुल ट्रैप है, और उसमें एक रिलीफ रैली जो है, मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली जिसका जो टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 22 रुपए के आसपास। तो 22-22.5 के आसपास अगर मिले तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है दिस इज नॉट द काउंटर विच वन शुड इन्वेस्ट। अच्छा राजेश जी, अब ये भी देखिए आप भारतीय एयरटेल को, ये भी कहीं फंसने वाला काउंटर तो नहीं है? क्योंकि कल के सत्र में जैसी खबर आई थी आईयूसी चार्ज घटने की, तो उसके बाद नीजक रिएक्शन देखने को मिला टेलीकॉम स्टॉक्स में, और आज भारतीय फिर से 400 के लेवल के ऊपर आ चुका है। भारतीय पे क्या कॉल होगी? रजत जी, भारतीय इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर एज सच और इनफैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर, मुझे लगता है कि दीज आर द ये सेक्टर्स ज़्यादातर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के आसपास के जो न्यूज़ चलते रहते हैं उसके साथ ही ये इसमें एक वॉलेटिलिटी और एक चॉपीनेस दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादातर ये दोनों सेक्टर अवॉइड करता हूँ, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर भारतीय की बात करें तो मुझे लगता है कि भारतीय में जो सपोर्ट बनता है, अगर प्योरली सिर्फ टेक्निकली बात करना है तो 380-385 के आसपास का इसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस था, जहाँ से इसने टेक्निकल पुल बैक लिया है, और ये जो पुल बैक का टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 404 का। लेकिन अगर करंट भाव से लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है वन शुड अवॉइड द काउंटर। ठीक है, आप कोई भी शेयर देखिए, लेकिन घूम फिर के इप्का लैब पे आप जरूर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम और इसका आज का स्ट्रक्चर, आज तो ऐसा लग रहा है जिसने आज जल्दी बेचा होगा ना इप्का लैब, उसका दुख मेरे को मालूम होगा, उसका क्या दुख हुआ होगा उसको इप्का लैब का। नहीं लिया होगा तो आप छोड़ दीजिए, आपने लिया ही नहीं, हमको पता ही नहीं, लेकिन जिसने लेके जल्दी बेचा होगा ना राजेश, वो तो आज ये सोचता होगा यार क्या पता नहीं कैसा शेयर हम लेते हैं चलता है लेकिन हमको नहीं मिलता कुछ भी। ये इप्का लैब कल भी ऐसे ही करवाएगा क्या? जिसने छोड़ दिया इप्का लैब ने उसको प्रॉफिट नहीं देना। डिम्पी, आप ओवरऑल फार्मा सेक्टर देखो, मुझे लगता है फार्मा की ओवरऑल चाल ही ऐसी है। आप अगर यहाँ पे डीवीज की बातें सही कह रहे हैं, 860-65 से वन वे गिरा था तो वो गिर के ही चलता है, तो उसमें सिर्फ जब गिरता है तब उसको बाय करना है। तो अगर इप्का की भी बात करें तो डेफिनेटली, क्योंकि रैली भी उतनी फास्ट है, उतनी तेज है, तो रैली के बाद जो सप्लाई आता है वो भी ज्यादा आता है। तो मुझे लगता है कि इप्का इसका जो टारगेट रहेगा 600 प्लस का वो तो डेफिनेटली मारेगा, लेकिन छोटा मोटा पुल बैक वो हो सकता है, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, रनिंग करेक्शन यू कैन से। तो रनिंग करेक्शन में मुझे लगता है इसमें अगर पोजीशन बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने कहा कि 550 के आसपास, 560 के आसपास एक छोटा स्टॉप लॉस रखे, अगर काम करना है फ्रॉम करंट लेवल, देन दैट विल बी अ स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर मैं खुद के एंगल से सोचूं कि मुझे लॉन्ग करना है तो डेफिनेटली मैं फार्मा में वेट करता हूं, जब मुझे करेक्शन मिलता है मैं फिर से री एंटर करता हूं। दैट इज हाउ आई प्ले फार्मा। अच्छा, कल ना ये डिविस लैब्स 9% ऊपर था, आज डॉक्टर रेड्डीज की बारी है, ये 7-8% के रिटर्न जनरेट कर रहा है, और कभी बहुत मुश्किल के समय से गुजरे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। अगर इतने परसेंटेज के लिहाज से ऐसे डिलीवर करना शुरू कर दिया है तो ऑब्वियसली फिर तो बॉटम फिशिंग हो रही है। मेरे प्रोड्यूसर कहते हैं कि दो ही तरीके से मिलती है आपको तेजी, या तो आप गिर के चलें या तो आप जो चल रहे हैं आप उसी मोमेंटम में चले। तो दो ही तरीके से मार्केट में आजकल चलता है, और ये फार्मा स्टॉक्स कुछ वैसे ही हैं। ये ऐसे लेवल्स पे आ गए थे जब सबने हाथ खड़े कर दिए कि अब इनका कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, दूर रहिए, और उसी दिन से इन्होंने ठान लिया कि हम तो चल के दिखाएंगे। ये नताशा ऐसे होता रहता है क्या? यहाँ आगे भी होगा ऐसे ही फार्मा के हाथ, जब भी गिरावट है हमको प्लस ही करना है।
ये फार्मा एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है और उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंजेस चल रहे हैं इस समय, largely because of what US FDA is doing, largely because of the way pricing is headed. तो इनका सबका ही इम्पैक्ट जो है वो सभी फार्मा कंपनीज में आना चाहिए. सो वन हैज टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी केयरफुल व्हेन दे आर लुकिंग एट द स्टॉक्स ओवर देयर. आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिसमें कि एक हेल्दी ड्रग पाइपलाइन है, जिसमें आगे जाके US FDA के अप्रूवल्स मिल सकते हैं. उन सब पे अगर देखिए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर से इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट. कुछ एक और शेयर्स देखिए. एक जरा रेलीगेयर, सुमित आप देखना शुरू कीजिए. मैं 2-3 शेयर आपके सामने रखता हूँ. रेलीगेयर, इसमें क्या करना है, ये सर्किट पे चलता है, लेना और बेचना दोनों कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले कैसे ट्रेड किया जाए. अवॉइड करना चाहिए. रेलीगेयर के अंदर कोई बाइंग का दम नहीं लगता है. ये स्टॉक वन वे डाउनफॉल मूव के अंदर है. स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, कोई तेजी नहीं है स्टॉक के अंदर. इनफैक्ट कोई लॉन्ग करना भी नहीं चाहिए, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो कोई भी पुल बैक आता तो निकल जाना चाहिए. एकदम अवॉइड की सलाह रहेगी ये स्टॉक के लिए. बिल्कुल छोड़ देते हैं सर, बिल्कुल आपकी बात हमने बिल्कुल सिरोधारी है, छोड़ दी हमने. अब जरा रैमको इंडस्ट्रीज भी देखिए सुमित, ये शेयर ठीक है रैमको इंडस्ट्रीज? जी बिल्कुल, ये स्टॉक के अंदर रैमको के अंदर एक बाइंग की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है और ये कंसोलिडेट करके फिर तेजी करता है. अभी इमीडिएटली ये थोड़ा सा ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाया है, और अभी इमीडिएटली ये 255-60 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, और सपोर्ट के आसपास से ये घूमना भी चाहिए. आई थिंक इस स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चला जा सकता है. प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग भी बन सकती है 8 से 10% के अपसाइड मूव के लिए. 260 पे अगर बाय करते हैं तो 280 से 290 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है. ठीक है, एक शेयर और भी देखिए, वो है GNFC. ये शेयर भी देख लीजिए एक बार सुमित आप. GNFC इसको बिल्कुल बाइंग करना चाहिए. प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाई की सलाह रहेगी. ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा. 340 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है. ये स्टॉक के अंदर हमें 365 और 370 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं. स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है. पिछले 20 से 25 दिनों में भी स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई है, और अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ये 345 का लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें 365 से 370 तक का मूव देखने को मिलेगा. फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी. अच्छा सुमित, यही बात हो रही है कि मार्केट जब क्लोज हो रहे हैं ना तो फिर से कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हो गए हैं. मैं कुछ 2 स्टॉक्स और पूछूंगा आपसे. एक तो ये बताइए मन इंडस्ट्रीज, अगर आप इसको ट्रैक कर पाए तो ये लेवल्स 94 के दिखा रहा है अभी, और दूसरा है PTC फाइनेंशियल जो 42 रुपए के आसपास चल रहा है. इसमें से बेहतर ट्रेड कौन सा है? मन इंडस्ट्रीज को एक बार बाई किया जा सकता है, क्योंकि मन इंडस्ट्रीज के अंदर एक यहां से तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत भी है. अगर मैं स्टॉक को देखता हूं तो पिछले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूव दिखाया है, और इनफैक्ट लास्ट 3 महीने में तो स्टॉक ने एक अच्छा सा मूव दिखा दिया है. अभी इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 3 डिजिट फिगर हमको दिखा सकता है, यानी 98 से लेवल जैसे टूटेगा तो हमें 100 से 105 तक के लेवल देखने को मिलेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर एक 3 डिजिट फिगर जल्दी ही देखने को मिलेंगे. 92 के आसपास इसके अंदर बाइंग बनती है. 87 का इसमें अच्छा स्टॉप लॉस लेवल है, वो स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाइंग में बने रहे, और 100 से 105 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं. दूसरा स्टॉक आपने PTC पूछा. PTC के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी. 127 के आसपास बाइंग करते हैं तो ऊपर में टारगेट 135 तक के देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में जब तक ये 123-124 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक ये स्टॉक के अंदर कोई वीकनेस नहीं है. ठीक है, 1-2 शेयर और देखते हैं जहाँ पे एकदम से मोमेंट है. एक बार साइंट का शेयर दिखाइए, करीब 2% ऊपर आया है. ये 9-9.5 रुपए की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है साइंट. और एक मैक्स फाइनेंशियल भी आप दिखा सकते हैं, ये करीब 1.5% ऊपर है. इसमें खबर भी है कि हो सकता है आदित्य बिरला ग्रुप या कोटेक इसमें कुछ बातचीत आगे बढ़ाए, क्योंकि इनके HDFC के साथ बातचीत टूट गई है. ये पहले इकट्ठे होकर एक IPO लेके आना चाहते थे लाइफ का, दोनों कंपनीज. अब HDFC लाइफ अकेला लेके आ रहा है. जरा राजेश आप देखिए जरा, ये मैक्स फाइनेंशियल ये 650 तक तो आ गया, कितना और चलेगा? डिम्पी, मुझे लगता है कि मैक्स फाइनेंशियल का जो इसका जो डेली का जो स्ट्रक्चर है चार्ट पे, मुझे लगता है कि इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट मिला है. इसका जो नेकलाइन लेवल था वो 610 के आसपास था, तो मुझे लगता है 610 इज अ नेकलाइन लेवल कि जहाँ पे हमें अगर डिप भी मिलता है तो बाय करना चाहिए. इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है दैट इज 680 प्लस का. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हालांकि काउंटर का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिखता है वो हिसाब से लगता है कि एक बार के लिए एक डिप जरूर देगा. तो करंट लेवल पे अगर बाय करना है तो थोड़ा रिफ्रेन करें, वेट करें. मुझे लगता है एक डिप डेफिनेटली मिलेगा. लगभग 620-25 तक का एक डिप मिल सकता है, जहां पे लॉन्ग इनिशिएशन करिए, और इसका टारगेट रहेगा 680 प्लस का.
ठीक है, एक बार सुमित जरा उषा मार्टिन आप देखिए, मैं खबर इस बीच दर्शकों को बता दूं, कुछ अपने एसेट्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पीटीआई के हवाले से खबर है और शेयर एकाएक ऊपर है, 10% की बढ़त के साथ है। जो प्रोडक्ट है इनका वो वायर रोप है और स्टील कारोबार के बिक्री पर विचार कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि कल ही एक टाटा स्टील ने एक फॉरेन कंपनी के साथ करार किया और उसके बाद से लगातार प्रयास लग रहे हैं कि छोटी छोटी जो स्टील कंपनीज हैं, शायद हो सकता है टाटा स्टील इनको खरीद ले। ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उषा मार्टिन की खबर 24 घंटे के अंदर ही आ गई कि ये कुछ स्टील और वायर रोप का कारोबार बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा स्टील से कोई लेना देना है, लेकिन ये खबरें अब छोटी छोटी कंपनीज में बिक्री की आना, ये कहीं ना कहीं कुछ इशारा करती हैं कि सेक्टर अपने आप में थोड़ा रिस्ट्रक्चर करेगा। अब राजेश, सुमित चार्ट देख के बताइए, ये लेके जाएं। बिल्कुल, ये स्टॉक के अंदर ऐसा मूव देखने को मिल रहा है और जो आपने खबर बताई वैसा सा ही मूव ये स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स भी यही बोल रहे हैं कि स्टॉक ने पिछले 1.5 से 2 साल का बॉटम जो बनाया है और जो 1.5 से 2 साल के जो हाइज लगे थे 1.5 से 2 साल पहले, वो हाइज अभी ये ब्रेक कर रहा है। 26 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि ये न्यूज का इंपैक्ट और भी इसमें अच्छा देखने को मिले और ऊपर में हमें 30 रुपए से 34 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने की होगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों में ये स्टॉक 20 रुपए के लेवल से तेजी करना स्टार्ट कर रहा है और आज तो इसका मूव बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि 30 रुपए से 34 रुपए तक के लेवल्स जल्दी ही दिखा देगा। लॉन्ग करके चलना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, 24.5 से 25 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। अच्छा राजेश जी, एक स्टॉक और देखिए, रुशिल डेकोर का। ये स्टॉक 6% ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम खरीदारी जो हुई है बीते 1 घंटे में हुई है रुशिल डेकोर के काउंटर पे। ये जिस तरीके की क्लोजिंग दे रहा है, इसको बीटीएसटी किया जा सकता है क्या, या फिर कोई पोजिशनल तौर पे आप इस पे क्या राय रखते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, काउंटर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 52 वीक हाई पे है। अगर वीकली चार्ट देखो तो यहाँ पे हैमर दिखता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिलहाल के लिए वेट करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और ट्रेड भी देखते हैं। ग्रुप फाइनेंस को वापस देखिए, 2-2.5% ऊपर है। ये बार बार अपनी तरफ ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ऐसा शेयर है नहीं है, काफ़ी वॉल्यूम से भरा हुआ शेयर है। एक आईटीडीसी के अंदर आज फिर से 6% तक का मूव है, खुला ऊपर था ये। एक बार आईटीडीसी से सारा प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए क्या? कल का 20% और आज का 7%, 27% प्रॉफिट सफिशिएंट है। नताशा, एक बार आप बाहर आने की राय देंगे क्या आईटीडीसी से? हमेशा प्रॉफिट बुक कर लेना बेटर ही रहता है। अगर आपको हाई लेवल्स पे प्रॉफिट मिल रहा है देन व्हाई नॉट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। 25% अगर प्रॉफिट 2 दिन के अंदर मिल जाए तो क्यों नहीं बुक किया जाए? प्रॉफिट तो बुक किया जा सकता है। बिल्कुल रजत, चलिए। इनफैक्ट ये छोटे मझौले शेयर्स इस मेरे तो रडार पर आ रहे हैं और ये ऐसा होता है, बाजार जैसे बंद होता है ना उससे पहले कुछ ये छोटे मझौले स्टॉक्स एक्टिव होते हैं। गीतांजलि जेम्स, ये एक स्टॉक तो सुबह से ही एक्टिव था, लेकिन यहाँ पर खरीदारी जो है लेटर हाफ में और बढ़ती हुई नजर आई। अब 71 के जोन्स पे यहाँ पर कामकाज कर रहा है, 5% ऊपर है। सुमित, एक छोटा सा रिएक्शन, बस टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए गीतांजलि में जिनके पास पोजीशंस हो। पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए इसके अंदर 68 के लेवल्स का और यहां से इमीडिएटली हमें 78 तक का लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो 68 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय भी करें, 78 से 80 तक का टारगेट। ठीक है सुमित, एक शेयर और भी देखिए फिर आप, एक MTNL, क्या इसको हम BTST करके जाएं? किस किस का एक भाई है ITI, वो आज एक सर्किट पे लग गया है, तो MTNL को लेके जाएं, कल हो सकता है इसकी बारी आ जाए। नहीं डिम्पी, स्टॉक को एक बार बाइंग नहीं करना चाहिए। MTNL ने बहुत फंसाया लोगों को, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है और ये स्टॉक में अभी तक इसमें कोई ऐसा मूव देखने को मिला नहीं है। इसके लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कल के कल देखी जाएगी। लेकिन आज ITI तो ने कहा अच्छा मूव दिया निवेशकों को। कल MTNL के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे। एक बार आज छोड़ के जा रहे हैं, किसी तरह की कोई BTST नहीं करनी आपको। चलिए, बाजार बंद होने में सबसे 2 मिनट का समय है, जल्दी से देख लेते हैं आज के हीरो जीरो वाले शेयर कौन से हैं, मार्केट के इंडाइसिस क्या कहते हुए दिख रही है। आज के अगर आप हीरो देखेंगे तो ITI 20%, हेस्टर बायो ये करीब 15%। ओम मेटल्स के अंदर आज काफ़ी स्ट्रांग मूव आया। अभी उषा मार्टिन की खबर आ गई आपके सामने, वो भी शेयर ऑलमोस्ट हाई पे ही बंद हो रहा है। गोकुलदास के अंदर काफ़ी स्मार्ट मूव मिला। ये शेयर जब चलता है ना तो कई दिन तक इसी तरह का मूव दिखता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ध्यान रखिएगा, हालांकि थोड़ा ट्रेडर्स का है फैंसी, इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़ा सा समझ के चलिएगा इसमें। भारतीय डिफेंस करीब 9% ऊपर आज आया है। इसके अलावा कैनफिन फाइन करके एक और शेयर है, इसके अंदर स्मार्ट मूव मिला आपको 7.5% के आसपास का। ये आज की कुछ हीरो है। ज़्यादातर शेयर्स आपको देखिए मिड कैप में इसी तरह का रिटर्न मिलेगा, 5% 8% ऊपर। फ्रंट लाइन काउंटर्स के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो 2-4-5% का है मूव जो मिलता है टिपिकली। फार्मा क्या सेहत काफ़ी सुधरी है, सेहत का सुधरी, ऐसा लग रहा है कि ICU से सीधा वार्ड भी आ गया अब तो।
तो आज इप्का लैब के अंदर 16% की मजबूती है, डे हाई पे क्लोज करके जा रहा है। डिविस 5% आज और चला। विविड लैब कल भी चला था, आज सुबह सुबह भी इसमें खबर आई, उसके बाद ही चला। ब्लॉक डील हुई थी एक्चुअली इसमें, और अभी ये अच्छी क्लोजिंग देके जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के काराकोलम, श्री काराकोलम प्लांट को लेकर कुछ EIR इनको मिला है, अब वहाँ से इनको क्लीन चिट है, कामकाज कर पाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंस है उसके लिए। ये 7% ऊपर पहुँच गया। आज वायसराय होटल और जो होटल्स के और शेयर हैं जिसमें अवताज, GVK, EIH एसोसिएट्स, इन सभी के अंदर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। ओरिएंटल होटल के अंदर भी आज हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए देखा। सरकारी बैंकों का हाल उतना अच्छा नहीं था, आज ये कमजोरी थे। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी थी, एक्सपेक्टेड था कि कुछ फार्मा बैंकिंग अंदर मूव आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी बैंक पिट गए। कर्नाटका बैंक कल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, लेकिन ये बिल्कुल आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गया। हाँ, सिर्फ एक HDFC को छोड़ देना जो नेक्स्ट में भी वेटेज रखता है और इसने निफ्टी में भी वेटेज रखता है, ये दोनों ने इससे ही शेयर को थोड़ा बहुत आज मोमेंटम दिया। अदरवाइज और बैंकिंग नहीं था जिसके अंदर कुछ खास बड़ा मूव आया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेटर हाफ में एकदम से ग्रिप में थी, और ग्रुप फाइनेंस जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो भी दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। लेकिन रियल्टी पैक टूट गया। हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग DLF, इंडिया बुल्स रियल, ओबरॉय रियल्टी और HDIL जैसे स्टॉक्स पे देखने को मिली। मार्केट्स क्लोज हुए हैं 10,124 के लेवल पे, अभी प्रोविजनल फिगर्स आनी बाकी है, लेकिन 17 पॉइंट्स की गिरावट के साथ यहां पर बंद हुए। 33 पॉइंट्स सेंसेक्स नीचे, और निफ्टी बैंक आज यहां पर सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, और खास तौर से सरकारी बैंकिंग खेमे में डिसअपॉइंटमेंट थी। प्रॉफिट बुकिंग में कहूंगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकारी बैंक्स ही बाजार पे काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स दे रहे थे। राजेश, आज की क्लोजिंग पर आपका कमेंट चाहिए। ठीक है, जो आज सुबह हमको जितना दिख रहा था ना बुरा बाजार, उतनी बुरी क्लोजिंग तो नहीं है। वेरी ट्रू डिम्पी। सुबह जो लग रहा था कि निफ्टी 10,100 के नीचे जैसे गया, तब लगा था कि एक बार के लिए 10,020 का लेवल टेस्ट करेगा, लेकिन क्लोजिंग डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। इट क्लियरली सिग्निफाइज कि यहाँ पे तेजी वाले जो बुल्स जो है दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन क्वाइट वेल, और मुझे लगता है एक्सपायरी तक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि इट कैन हिट 10,260 ऑड लेवल्स। सो ऐसा यही पकड़ के चलिए कि जब तक निफ्टी 10,100, 10,080 का लेवल, ये जो 20 पॉइंट का जो लेवल है, मुझे लगता है ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अगले कुछ दिनों के लिए। और ज़्यादातर जो मार्केट में जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा वो ज़्यादा तो फार्मा ही रहेगा। अभी भी लगता है कि फार्मा में बहुत अच्छी तेजी बाकी है, जैसे कि आज अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क एंड लुपिन, मुझे लगता है कि दीज आर 3 काउंटर्स कि जो एक्सपायरी तक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेंगी। एक बार जरा 3 शेयर अब दिखाइए क्योंकि हाल की लिस्टिंग है। एक तो BRNL, आप भारत रोड नेटवर्क्स दिखाइए, ये फ्लैट गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये करीब 1.5% नीचे जाके बंद हुआ है। और एक और शेयर है आप matrimonial.com, जो आज ही लिस्ट हुआ है, इसने आज गिरावट दिखाई 8% की। जो ये पिछले 48 घंटे के अंदर जो 2-3 कंपनीज लिस्ट हुई, उसके बाद उनका जो मूवमेंट है आपके सामने। मैट्रिमोनियल ने निराश किया, डिक्सन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था लिस्टिंग गेन पर, और BRNL कहीं नहीं जा रहा, लिस्टिंग पे भी सपाट था और आज भी सपाट ही कामकाज है। तो IPO मार्केट के अंदर ठीक है, बज़ है, IPO काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है। नताशा, ये IPO मार्केट के अंदर जो थोड़ा बहुत मोमेंटम है और सेकेंडरी मार्केट की आज ही क्लोजिंग, ये ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप इसमें, इस लेवल्स में? डेफिनेटली ठीक है। IPOs के चलते थोड़ा बहुत लिक्विडिटी पे असर आएगा, बिकॉज द फंड्स वुड नीड टू इन्वेस्ट इन दी IPOs, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी मार्केट गेन्स हैं वो थोड़े कैप रह सकते हैं। बट अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखिए सेकेंडरी मार्केट्स का, दीज फ्लोज शुड कम बैक टू इट एंड we'll start seeing the markets trending upwards.